हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास का टॉपिक है देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। इस पर बात करेंगे हम। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय की सबसे पहले हम स्थिति पे गौर करेंगे, तभी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय आप कह सकते हो कि आज़ादी के समय काल, आज़ादी के समय, अभी आज़ादी मिली नहीं है, आज़ादी का समय है। उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी? उस समय भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र थे। देखिए, एक तो क्षेत्र को कहा जाता था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत, हमें ब्रिटेन की सरकार से आज़ादी मिलने वाली थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको पीछे मैंने बताया था कि ब्रिटेन ने जितने भी क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से जिस क्षेत्र पर गवर्नर और उसके परिषद का शासन हुआ करता था, या आप कह सकते हो कि वायसराय और उसकी परिषद का शासन हुआ करता था, वही क्षेत्र जो है ब्रिटिश भारत कहलाता था। तो जाहिर सी बात थी, ब्रिटेन से हमको आज़ादी मिलने वाली थी, तो ये क्षेत्र तो हमको मिलना ही था। इसमें जो है 11 प्रांत हुआ करते थे उस समय, जिस समय भारत को आज़ादी दी जा रही थी, और कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये 2 चीज़ें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आती थीं, ये तो हमको मिलना ही था। दूसरा जो क्षेत्र था वो कहलाता था देसी रियासतें। देसी रियासतें, देसी रियासतें क्या होती थीं? ये था तो अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत ही, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। यहाँ पर राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। हालांकि सर्वोपरिता का सिद्धांत इनके ऊपर लागू था। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा कि लॉर्ड वेलेस्ली एक सहायक संधि लेकर के आया था, और उस सहायक संधि के द्वारा जो है ब्रिटेन ने तमाम रियासतों के साथ में, प्रांतों के साथ में एक संधि की थी। वहीं से ये मामला चला और धीरे धीरे करके तमाम क्षेत्रों के साथ उन्होंने सहायक संधियां और भी अनेक प्रकार की संधियां उन्होंने की, जिनके द्वारा उन्होंने देसी रियासतों के ऊपर भी अपना पूर्ण प्रभुत्व बना लिया था। हालांकि अब भी वहां पर नवाब और राजा होते थे, आंतरिक निर्णय, आंतरिक शासन प्रशासन वही देखते थे। लेकिन जो बड़े बड़े मामले थे, जैसे सेना यानी रक्षा का मामला, या संचार का मामला, रेलवे है, डाक है, तार है, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, आप कह सकते हो जैसे कि केंद्र सरकार जो काम किया करती, उस तरह के मामले जो है वो ब्रिटेन के आदेश से ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर देसी रियासतें, यहाँ पर जो है राजा होते थे या नवाब होते थे। और जिस समय देश आज़ाद हो रहा था उस समय 562 रियासतें थी लगभग, इतनी रियासतें हुआ करती थी। जो ब्रिटिश भारत था, देखिए जो ब्रिटिश भारत था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन। और जो देसी रियासतें थी, यहाँ पर जो है सर्वोपरिता का सिद्धांत लागू था। सर्वोपरिता का सिद्धांत, इसको परमोच्चता भी कहते हैं। परमोच्चता, पैरामाउंसी। यानी कि परम जो सर्वोच्च सत्ता थी वो ब्रिटेन के पास ही थी, लेकिन बीच में एज ए मीडिएटर राजा या नवाब होते थे जो आंतरिक निर्णय लेते थे। तो ये थी देसी रियासतें। इसके बाद एक और भी प्रकार का क्षेत्र था, वो था फ्रांस। देखिए, कुछ क्षेत्र फ्रांस के पास था और पुर्तगाल। ये 2 देश भी जो है अभी भारत में मौजूद थे, और कुछ क्षेत्र इनके पास भी थे। तो आप कह सकते हो फ्रांस, पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, औपनिवेशिक क्षेत्र, ये भी तो थे भारत में, और इन पर ब्रिटेन का कब्जा नहीं था। इसीलिए अगर ब्रिटेन की संसद से हमको आज़ादी मिल रही थी, तो ये क्षेत्र हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो कोई गारंटी थी नहीं। जैसे फ्रांस के कब्जे में पांडिचेरी था, पुर्तगाल के कब्जे में गोवा, दमन दीव, ये सब क्षेत्र थे।
तो किसी क्लास में हम इस पर भी बात करेंगे, ये क्षेत्र भारत को बाद में किस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये क्षेत्र तो सीधे सीधे स्वतंत्रता का जो अधिनियम आ रहा था, यानी कि जो आज़ादी का अधिनियम था, उसके द्वारा हमको मिलने ही वाले थे। ये मुख्य मुद्दा है, आज की क्लास का टॉपिक है कि ये मुख्य मुद्दा है। आपको पता है कि जब भारत माउंटबेटन योजना के तहत भारत की आज़ादी भी हुई, भारत को जो है बंटवारा भी किया गया 2 भागों में, तो बंटवारे में जितना एरिया नहीं गया, अगर ये 562 रियासतें अगर देखी जाएं तो उससे ज़्यादा एरिया इनमें चला जाता अगर ये भारत के साथ विलय न होते। अब हम स्थिति देखेंगे कि ये एक बड़ी समस्या के रूप में क्यों हुआ। सबसे पहले हम देखें कि ये देसी रियासतें थी क्या, कैसी व्यवस्था यहाँ पर थी, किस प्रकार से ये ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत आ रही थी, और फिर कौन सी सिचुएशन ऐसी बनी जो एक समस्या के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई आज़ादी के समय। देसी रियासतें बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, कुछ छोटी छोटी थीं, कुछ बड़ी बड़ी थीं। अगर भारत के मैप पर आप नज़र डालोगे तो उस समय कुछ इस तरह से मैप था, पाकिस्तान तो अलग नहीं हुआ था। तो इसमें बहुत सी, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर आप जानते हो, J&K, यहाँ पे एक हैदराबाद हुआ करती थी, यहाँ पे एक जूनागढ़ हुआ करती थी, यहाँ पे बड़ौदा हुआ करती थी। इस तरह से बहुत सी थी। हमने आपको 3 विशेष करके बताई, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, क्योंकि इनकी विशेष चर्चा आएगी। बाकी छोटी मोटी और बड़ी यहाँ पे त्रावणकोर है, मैसूर है, बहुत सी हैं, 562 हैं। तो ये सब रियासतें बीच बीच में जगह जगह पर इस तरह से स्थापित थी, कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है। इस तरह से बीच बीच में देसी रियासतें हुआ करती थी और बाकी ब्रिटेन का क्षेत्र हुआ करता था। तो ब्रिटेन के क्षेत्र में तो गवर्नर या वायसराय का शासन होता था और देसी रियासतों में राजा और नवाब हुआ करते थे। राजा और नवाब बहुत ही वैभवशाली जीवन जिया करते थे। उनको एक तो इस सिद्धांत के तहत, परमोच्चता के सिद्धांत के तहत, जब धीरे धीरे ब्रिटेन ने शासन जमा लिया तो राजा लापरवाह हो गए। कुछ तो रियासतें ऐसी थीं जो अपने जनता के सुख दुख का कुछ ख्याल करती थीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि अंग्रेज़ों से थोड़ा अच्छा शासन करती होंगी। लेकिन बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो जनता को बिल्कुल भी उनके कार्यों के प्रति उनका कोई लगाव ही नहीं था। वो अपने वैभवशाली जीवन, अपनी विलासिता के जीवन में ही मस्त रहते थे। जनता का पैसा टैक्स से जो उनको मिलता था उसको अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर खर्च करते थे और जनता के जो है कार्यों पर बहुत कम 2 या 3% पैसा ही खर्च किया जाता था। अगर कुछ चंद उदाहरण की बात करें तो आप देखोगे कि देसी रियासतों की जो जनता थी वो तो डबल गुलामी झेल रही थी, दोहरी गुलामी। वो अंग्रेज़ों के तो गुलाम थे ही, क्योंकि सर्वोच्च रूप से तो अंग्रेज ही, और वो अपने देश के राजा के भी गुलाम थे। उनको तो दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। जैसे बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा के राजा हाथी पालने के बहुत शौकीन थे। उनके यहाँ हीरे जवाहरात बहुत थे, हीरे जवाहरात के बहुत शौकीन थे। उनके खजाने में सितार ए दक्कन नाम का हीरा हुआ करता था। कुछ राजा होते थे पगड़ी में बहुत बड़े बड़े पुखराज लगाए हुए होते थे, हीरे जवाहरात लगाते थे। पटियाला के राजा खेलने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने तो, पटियाला के राजा गाड़ियों के भी बहुत शौकीन थे। 1892 में भारत में राजा महाराजाओं में पहली गाड़ी लेकर के आए वो, और एक से एक VIP गाड़ी। भरतपुर के राजा तो चांदी से मढ़ी हुई गाड़ी से चलते थे। शिकार तो उनका शौक़ था, कहीं शेर मार देना, कहीं चीतल का शिकार कर देना। तो इस तरह से विलासितापूर्ण जीवन पे कई कई पत्नियां रखना, तमाम बच्चे होना, आलीशान महल बनवाना, बड़े बड़े गाड़ियों से चलना। और जब से गाड़ियां आ गई, पर्सनल विमान रखने लगे। जूनागढ़ के राजा के पास अपना विमान था, हैदराबाद में। हर जगह पे बहुत से विलासिता पे बहुत पैसा खर्च करते थे। और जब से ये गाड़ियां आ गई तो एक से एक VIP गाड़ियां वो रखने लगे। हाथी पहले रखते थे, हाथी को शौक में पालने लगे। हाथी दांत के बहुत सजावटी सामान बनाते थे, हाथियों की लड़ाई करवाते थे। बड़ौदा में तो हर वर्ष मेला लगता था, वहाँ पे हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी। तो ये सब मेरा बताने का उद्देश्य ये है
कि देसी रियासतें, पहले तो जो राजा थे वो प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे, लेकिन जब इन्होंने अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार कर ली, इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज ही शासन करते थे, तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इन राजाओं को इतना निकम्मा बना दिया था, इतना विलासी बना दिया था कि ये अपने आप में ही मगन रहते थे, जनता का कोई ख्याल नहीं करते थे और अंग्रेज अपना उल्लू सीधा किया करते थे। तो इस तरह से ये हालात थे देसी रियासतों के। यहाँ की जनता भी त्रस्त थी, इसीलिए आप देखोगे बाद में जब जनमत संग्रह हुआ तो जनता ने खुले दिल से भारत संघ में शामिल होने के लिए मतदान भी किए। तो जितना योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है भारत संघ के निर्माण में, उतना इन रियासत की जनता का भी है। ये साइलेंट हीरो हैं। जनता ने भी खुले दिल से जो है भारत से मिलने के लिए मतदान भी किया था जनमत संग्रह में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या है, वीपी मेनन की भूमिका क्या है, माउंटबेटन की भूमिका क्या है और किस प्रकार से एक अखंड भारत तैयार हुआ। आप सोचिए कि अगर ये विलय न हुआ होता तो ये एक अलग देश हो सकता था, या फिर ये देश पाकिस्तान के साथ मिल जाता, हैदराबाद जूनागढ़ अलग हो सकता था, या फिर ये पाकिस्तान के साथ मिल गया होता। तो इस तरह से या तो हमारे देश में जगह जगह पर पाकिस्तान होता, क्योंकि देसी रियासतों को खुली छूट दी गई थी कि वो किसी भी देश के साथ अपना विलय कर सकते हैं, चाहे भारत या पाकिस्तान, और चाहे तो वो अलग भी रह सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर या हैदराबाद ये सब चाहते थे कि मैं अलग स्वतंत्र रहूं। तो इस तरह से अगर इसमें से कुछ भी, अगर 2-3 भी स्वतंत्र रह जाते तो यहाँ पे 2-3 देश होते अलग अलग। और ये देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है, ये फ्रांस और ब्रिटेन जितने बड़े बड़े रियासत होते। अगर त्रावणकोर, बड़ौदा, मैसूर, इनको सबको मिला दिया जाए तो जर्मनी से बड़ा देश बन जाएगा। तो इस तरह से भारत के लिए एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति बन जाती। पता चलता कि यहाँ हैदराबाद में चीन का अड्डा बन रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर में अमेरिका अपना अड्डा बना रहा है, यहाँ जूनागढ़ में पता चला कोई दूसरा देश आकर के अपना बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ आगे चल के भारत के लिए बहुत ही विकट होने वाली थी। तो जब आज़ादी का समय निकट आने लगा तो उस समय तो ये जो देसी रियासतें थीं, एक चीज़ और आपको इसमें जान लेनी चाहिए कि इन देसी रियासतों ने, इनका एक संगठन बन के तैयार हुआ था, उसको कहते थे नरेंद्र मंडल। इसके विषय में भी आप जान लें। एक होता था नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये जब जॉर्ज पंचम ने इसका जो है इसकी घोषणा की थी 1919 में और 1920-21 में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल कहा जाता था, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये एक प्रकार से एक ग्रुप समूह था, एक संगठन था, एक मंच था, जो ये देसी रियासत के राजा नवाब इसमें प्रतिनिधि अपने रखते थे। और ये किस लिए बनाया गया था? क्योंकि देखिए यहाँ ब्रिटिश भारत का शासन तो डायरेक्ट भारत सचिव और उसकी परिषद के माध्यम से और भारत में वायसराय के माध्यम से किया जाता था। ये देसी रियासतों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या बना रखा था? एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाए रखा था, जिसमें इन रियासतों के प्रतिनिधि आते थे और इनके माध्यम से ब्रिटेन के जो सत्ता है, यानी वहाँ के सम्राट हैं, उनसे संपर्क होता था। यानी अगर इनकी कोई समस्या है, कोई बात है, कोई अपेक्षा है, तो वो सम्राट तक कैसे पहुँचेगी? तो वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के द्वारा पहुँचेगी। बाकी इन पर इनका कंट्रोल तो था ही, वायसराय का कंट्रोल तो है ही, लेकिन वहाँ से भी कंट्रोल होता था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के द्वारा। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था, उसने इन रियासतों को 3 भागों में बांट रखा था। एक पहला ग्रुप था जो थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली बड़ी रियासतें थीं, उनको ज़्यादा संवैधानिक अधिकार मिले हुए थे अंग्रेज़ों के द्वारा कि वो अपने कानून बना सकते थे, दंडात्मक कानून भी बना सकते थे। नियम कानून बनाने के लिए उनको ज़्यादा वरीयता, ज़्यादा छूट मिली हुई थी। उनको एक प्रकार से उसमें लगभग 129 रियासतें थी बड़ी, जिनको 11 तोपों की सलामी मिलती थी। तोपों की सलामी इस बात पर निर्भर नहीं होती थी कि कितनी बड़ी रियासत है। तोपों की सलामी मतलब सम्मान मिलता था, तोपों से नहीं, तोप की सलामी देके सम्मान दिया जाता है जब राजा महाराजा आते हैं, कोई फंक्शन है या कुछ भी है।
तो तोपों की सलामी से ये पता चलता है कि इस कैडर का व्यक्ति है। तो लगभग 120-129 रियासतें ऐसी थीं जिनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, ज़्यादा अंग्रेज़ों की नज़र में वो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावी रियासतें हुआ करती थीं, तो उनको 11 तोपों की सलामी मिलती थी। फिर सेकंड कैडर में आती थी, उसमें भी लगभग 100-125 होती थीं रियासतें। उनको थोड़ा कम संवैधानिक अधिकार थे, हालांकि वो भी छोटे मोटे दंड के लिए प्रावधान बना सकते थे, सजाएं दे सकते थे। उनको 9 तोपों की सलामी मिला करती थी। और इसके बाद 300 से ज़्यादा रियासतें थीं जिनको जो है तीसरे कैडर में रखा गया था। तो इस प्रकार से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में जो है देसी रियासतों को 3 टुकड़ों में उन्होंने बांट रखा था, 3 भागों में। अब यहाँ पर अगर बात करें कि किस रियासत का कितना ओहदा होगा इस ग्रुप में, या अंग्रेज़ों की नज़र में, या फिर आप कह सकते हो कितने तोपों की सलामी मिलेगी, क्योंकि वो प्रतीक था। तो ये इस बात पर निर्भर नहीं था कि रियासत कितनी बड़ी है या कितनी शक्तिशाली है। ये निर्भर था कि अंग्रेज़ों की नज़र में भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के लिए किस रियासत ने अपनी सेवा का कितना अंश प्रदान किया है, यानी वो अंग्रेज़ों के लिए कितना वफादार है। जैसे आप हैदराबाद के नवाब हैं, उन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय 2.5 करोड़ पाउंड दिया था ब्रिटिश सरकार को अपने खजाने से निकाल करके सहयोग राशि के रूप में। तो अंग्रेज़ों ने इनको एग्जाल्टेड हाइनेस का खिताब दिया था। भारत के मात्र एक ही रियासत के नवाब थे जिनको ये एग्जाल्टेड हाइनेस का खिताब प्राप्त था। हैदराबाद में उस समय विश्व के सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान हुआ करते थे। पोलो खेलने के पटियाला के राजा, हैदराबाद के नवाब, ये सब पोलो खेलने के बहुत शौकीन थे। पोलो बड़े रईस लोगों का खेल होता है। 17 मैदान उस समय हुआ करते थे, सोचिए पोलो के। आम आदमी पोलो नहीं खेलता है, आम आदमी तो बहुत छोटे मोटे खेल खेलता है। तो इस तरह से ये रियासतें थी और ये इनका शासन प्रशासन सिस्टम था। जनता परेशान भी रहती थी इनसे, लेकिन वो विरोध कैसे कर सकती, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था वो भी जो है रियासतों में उतने ज़्यादा स्तर तक प्रवेश नहीं हो पाता था। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से देसी रियासतों का विलय हुआ और क्या क्या चीज़ें आई सामने। जिस समय कैबिनेट मिशन आया, सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन की बात करें। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट योजना के तहत कहा गया कि भारत में संविधान सभा बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी। यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करने वाले हैं कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी। संविधान सभा, अभी भारत के विभाजन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि कैबिनेट योजना में भारत के विभाजन को नहीं माना गया था। उन्होंने कहा था कि एक संविधान सभा बनेगी और वो देश के लिए संविधान बनाएगी। अब इसमें यह भी कहा गया था कि देसी रियासतों को भी जो है शामिल किया जाएगा, और देसी रियासतें जो हैं उसमें 93 सीट संविधान सभा में देसी रियासतों को दी गई थी। तो यहाँ पर हम देसी रियासतों की बात करेंगे। तो इस संविधान सभा में देसी रियासतों को कितनी सीट मिली थी? 93 सीट दी गई थी। देसी रियासतों ने अपनी सीटें नहीं भरी थी, यानी वो उनके इरादे आप समझ सकते हो कि जैसा आपने पीछे बताया कि किस प्रकार से वो रईसी का जीवन जी रहे थे। तो कोई क्यों चाहेगा कि वो अपना सब कुछ, सारे अधिकार, सारा कुछ अपना छोड़ दे और भारत संघ में शामिल हो जाए? तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। मानो मनुष्य लालची, कोई नहीं चाहता ऐसा। लेकिन साम दाम दंड भेद बहुत सारे अस्त्र चलने हैं जिससे सबकी सब रियासत जो है वो विलीन होंगी भारत में। तो 93 सीट इनको मिली थी, लेकिन इन्होंने अपनी सीटें नहीं भरी, क्योंकि ये सब दुविधा में थे कि हम अपना अलग हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। और इसके पहले भी अगर याद करें तो अगर 1935 को आप याद कर पा रहे हों, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था जब 1935 में, तो वहाँ भी आपको याद है कि एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ, उसमें बात की गई थी कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला करके एक संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन वहाँ भी देसी रियासतें जो हैं निर्णय नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे शर्त थी कि आधे से ज़्यादा रियासतें जब राजी होंगी तभी
जो है संघ बनेगा, लेकिन वहाँ आधी रियासतें राजी नहीं हुई, इसीलिए अखिल भारतीय संघ भी नहीं बन पाया था 1935 में, इसमें भी नहीं बन पाया था ये। कैबिनेट मिशन में देसी रियासतों को 93 सीट मिली, उन्होंने इसको भी नहीं भरा था शुरुआत में। इसके बाद आप जानते हो कि माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन योजना, आपको पता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना रखी गई। 3 जून की योजना इसको कहते हैं। और इसके द्वारा जो है क्या हुआ, इस योजना के द्वारा जो है भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन और आज़ादी, दोनों चीज़ें आप कह सकते हो कि एक ही साथ दोनों चीज़ें आई, आज़ादी के साथ विभाजन भी आया। तो यहाँ पर देसी रियासतों के विषय में एक स्थिति स्पष्ट हो गई। यहाँ पर देसी रियासतों के विषय में, बाकी चीज़ों पर हम बात कर ही चुके हैं, सिर्फ हम देसी रियासतों की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भारत का विभाजन और आज़ादी की बात आई और इसका जो ऑथेंटिक आया वो था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम यानी माउंटबेटन योजना को ही पास करा करके जो एक एक्ट के रूप में आया वो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था आपको। तो इसमें देसी रियासतों के विषय में स्पष्ट तौर से क्या बात कही गई थी। इसमें एक तो कहा गया भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य डोमिनियन स्टेट्स बन जाएंगे, और जो देसी रियासतें हैं उनके लिए 3 मार्ग बनाए गए। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, उनके पास 3 दरवाजे होंगे। देखिए 3 दरवाजे खुले हुए हैं। एक क्या है कि वो भारत से मिले, यानी भारत की संविधान सभा में आ जाए, भारत से विलय कर लें या मिले, भारत से मिले, या पाकिस्तान में जाके मिले। उनके पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान से मिल जाए, या फिर स्वतंत्र रहें। अगर वो चाहते हैं कि वो किसी से भी ना मिले तो अपना अलग राज्य, अलग देश बना लें, अपना अलग संविधान सभा बना लें और वो अपना खुद का संविधान बना लें। तो अगर मैं नवाब होता, मेरे 50 हाथी होते, मैं चांदी की गाड़ियों से, भरतपुर के राजा चांदी की गाड़ी से चलते थे, चांदी की गाड़ियों से मैं चलता होता, मेरे पास हीरे जवाहरात होते, तो एक बार मनुष्य होने के नाते मेरे मन में भी लालच आता कि ऑप्शन नंबर 3 सबसे सही है, मेरे लिए बेस्ट है, मैं अपना अलग राजतंत्र बना लूँगा, अपना राजा बनूँगा। क्यों मैं लोकतंत्र में शामिल हूँ, इलेक्शन में जीतूँगा नहीं। हर एक नवाब, हर एक राजा को पता था कि जब भारत संघ में मैं शामिल हो जाऊँगा तो राजा तो मैं रहूँगा नहीं, उसके बाद अगर मुझे MP MLA बनना है या राष्ट्रपति बनना है या प्रधानमंत्री बनना है तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना। और आज तक मेरे शासन का जो कैरियर रहा है उसमें मैंने इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग मुझे नेता बना करके तो कुर्सी पे बिठाएंगे नहीं। तो इससे अच्छा है तीसरा ऑप्शन, बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये ऑप्शन चुनने का मतलब है कि आपके अंदर दम भी होना चाहिए। तो ज़्यादा लोगों के अंदर दम नहीं था, 4-5 लोग ही ज़्यादा छटपटाए। भोपाल का राजा त्रवणकोर के, भोपाल, त्रवणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये 5 लोग आप मान के चलो इन्होंने थोड़ा ज़्यादा विरोध किया, जिसमें से 2 तो थोड़ा बहुत नानुकुर करके आ गए, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 का मामला ज़्यादा पेचीदा रहा। तो ये ऑप्शन आए, तो इसमें से कैसे क्या हुआ इस पे हम आगे बात करेंगे, कौन किधर गया, कैसे हुआ। तो ये इस चीज़ से आप स्पष्ट देख रहे हो कि देसी रियासतों के संबंध में जो समस्या उत्पन्न हुई वो इसी माउंटबेटन योजना के द्वारा ही उत्पन्न हो गई। क्योंकि यहाँ पर अगर इस योजना में ये कह दिया जाता कि देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, वो जिस भौगोलिक क्षेत्र में आ रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के एरिया में आ रहे हैं तो पाकिस्तान में मिल जाए, अगर भारत के एरिया में आ रहे हैं तो भारत में मिल जाए, इस तरह से भी तो कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। अब जो भी इसके पीछे कारण रहे होंगे वो आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं कहा गया होगा। तीनों रास्ते खुले रखे गए। अब इसमें जो है माउंटबेटन साहब जो इस योजना को लेकर के आए, इन्हीं के ऊपर ये दायित्व भी रखा गया था कि पूरा विभाजन
और आज़ादी तक का पूरा कार्यभार और इन देसी रियासतों का मामला निपटाना, ये सब इनके ऊपर भी कार्यभार था। और उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। आपको पता है कि कैबिनेट योजना में संविधान सभा और साथ में अंतरिम सरकार भी बनाई गई थी। उस अंतरिम सरकार में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री के पद पर आए। संविधान सभा में उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। आप कमेंट करके बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में। तो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो कार्य कर रहे थे। और देसी रियासतों के विलय संबंधी जब समस्या सामने आई तो माउंटबेटन चाहता था, अगर वो चाहता तो सिर्फ आज़ादी दे के, जितना इस एक्ट का कहना था कि विभाजन करो, आज़ादी दो, देसी रियासतों को ये अपना अधिकार दो। देसी रियासतों के ऊपर जो ब्रिटेन का शासन था वो सर्वोच्चता का सिद्धांत अभी मैंने पहले बताया, तो इसमें कहा गया कि हम सर्वोच्चता का सिद्धांत खत्म कर देंगे। यानी जैसे ही ब्रिटेन का शासन भारत से खत्म होगा वैसे ही जो देसी रियासतों के साथ में संधियां की गई हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी और देसी रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी, उनके ऊपर कोई शासन नहीं रह जाएगा। तो फिर वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा। लेकिन अब भारत ये चाहता था कि ब्रिटेन ऐसा ना करे। अगर इस तरह से इनको स्वतंत्र छोड़ के वो चले जाएंगे तो फिर ये तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि बहुत टुकड़ों में भारत बट जाएगा। सिर्फ आप लिखने को कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये करके आप बहुत सारे टुकड़े करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो माउंटबेटन भी इस चीज़ को समझता था, इसलिए उसने व्यक्तिगत तौर से भी प्रयास किए कि इस मामले को निपटा दिया जाए और घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी जाएगी। हालांकि क्लेमेंट एटली ने जब घोषणा की थी तो जून 1948 तक का समय दिया था, लेकिन बीच में घोषणा बदली गई और 15 अगस्त 1947 का दिन तय कर दिया गया आज़ादी देने का। और कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक इन रियासतों को विलय कर लेना होगा। आज़ादी से पहले ही जिधर जो मिलना चाहे, जो भी डिसीजन करना चाहे वो कर ले, अन्यथा 15 अगस्त 1947 को हम अपना समस्त जो है बुरिया बिस्तर ले करके जा रहे हैं। उसके बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कौन किधर जाता है क्या करता है, क्योंकि हमने तो आज़ाद कर दिया। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी कि 2 महीने शेष थे और 2 महीने में 562 के आसपास रियासतों को डील करना, कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न था। अंग्रेज़ तो जा रहे थे, अंदर अंदर चाहे मुस्कुरा भी रहे हों कि हमने तो आपको अच्छा फंसा दिया, झेलो इस चीज़ को। सैकड़ों वर्षों में अंग्रेज़ों ने ये शासन सत्ता कायम की थी और इतनी रियासतों को वो अपने ब्रिटिश भारत में नहीं मिला पाए। आपको पता है कि डलहौजी के कार्यकाल में बहुत से क्षेत्रों का विलय किया गया था ब्रिटिश भारत में, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में व्यक्तिगत हितों के चलते ही सही, लेकिन तमाम रियासतों ने भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला, भले ही उनके उसमें कुछ व्यक्तिगत हित थे। उसके बाद में डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं किया, अंग्रेज़ों ने सीधे तौर से किसी को मिलाया नहीं, लेकिन सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू करते हुए सभी रियासतों पे अपना जो है प्रभुत्व जरूर कायम कर रखा था उन्होंने। तो ये जब समस्या आई तो देसी रियासतों के साथ डील करने के लिए एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका नाम था राजनीतिक विभाग या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। उसको भी बंद करने की बात आई और इन देसी रियासतों का मसला हल करने के लिए विचार किया गया। तो यहाँ पर एक नए विभाग का गठन किया गया, रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग जो है वही पूरा रियासतों को मिलाने का कार्यभार देखेगा। बस यहीं से पूरी विलय की कहानी स्टार्ट होती है। तो क्या बनाया गया, यहाँ पे एक रियासती विभाग बनाया गया। रियासती विभाग, इसको बोलते थे स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट, आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें गृह मंत्री थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस डिपार्टमेंट में मंत्री का पद दिया गया। यहाँ पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, इनको नियुक्त किया गया। भारत की तरफ से 2 स्टेट डिपार्टमेंट बनाए गए, एक पाकिस्तान के लिए अलग बनाया गया और एक भारत के लिए अलग बनाया गया। पाकिस्तान वाले स्टेट डिपार्टमेंट का ये काम था कि जितनी रियासतों को तुम अपना डील कर सको उनसे बात करो, और भारत का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। भाई पटेल लौह पुरुष इनको कहा जाता है। इनको बनाया गया मंत्री स्टेट डिपार्टमेंट के। और यहाँ पे सचिव सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मदद करे इस काम के लिए। तो सचिव पद पे किसको रखा जाए, इस पे उन्होंने दिमाग दौड़ाया। तो उस समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे वीपी मेनन। वीपी मेनन साहब जो है वैसे तो अंग्रेजी सेवा में आए थे क्लर्क बन करके, और ये कहते हैं कि ये जो है ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के पद पे इनका सीधा चयन नहीं हुआ था। ये क्लर्क के रूप में भर्ती हुई थी, फिर पदोन्नत हुई थी। पहले क्लर्क से भी ऊंचे पद पे पदोन्नत कर देते थे अंग्रेज। धीरे धीरे अपने कार्य से ये एक एक स्टेप चढ़ते हुए ये जो है कैबिनेट सचिव के पद तक पहुँचे थे, और आज़ादी के समय जो है ये सचिव के पद पे थे, और वायसराय के जो है संवैधानिक सलाहकार के पद पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की नज़र इन्हीं के ऊपर गई, वीपी मेनन पे। तो उन्होंने कहा कि आप जो है सचिव बनिए, वीपी मेनन। अब वीपी मेनन के सामने जो है बहुत बड़ी समस्या स्पष्ट हो गया था कि भारत से अंग्रेज जाने वाले हैं, और ब्यूरोक्रेसी यानी जो ये सब अधिकारी लोग हैं, अंग्रेज़ों के अधिकारी ही तो थे वीपी मेनन, ये अंग्रेज़ों के अधिकारी थे। तो भारत की जनता की नफ़रत इन अधिकारियों के प्रति तो है, अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन तो इन्होंने सोचा मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, बहुत दिन 30 साल से अधिक सेवा मैंने दे दी है, मैं आज़ाद हो जाऊँ इस सेवा से, क्योंकि यहाँ सम्मान से मुझे रहना भी है, और अगर अब भी हम अंग्रेज़ों की ही सेवा करते रहेंगे तो फिर बाद में जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे मिले और उनको समझाया कि जो भी आपने इतने दिन किया वो आपका कार्य था, लेकिन अब जिस पद पर आप हैं आप मेरा भी कार्य करिए, क्योंकि सत्ता में हम आ रहे हैं, और जिस तरह अंग्रेज़ों की सेवा आपने आज तक की उस तरह अब भारत सरकार की भी सेवा आप करें, और इससे जो है जो भी आपने कुछ भी किया है अगर आपके मन में कोई पश्चाताप है तो उसको भी आप कर पाएंगे। तो वीपी मेनन राजी हो गए कि ठीक है, जो है हम जो है आपकी मदद करेंगे। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट के सचिव पद पर आ गए, और ये 2 लोगों की जोड़ी मानी जाती है कि इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हीरो के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि लीडर यही थे मेन। लेकिन उसमें जो एक संवैधानिक सलाहकार, एक सचिव के रूप में जो इनका दायां हाथ काम कर रहा था वो व्यक्ति था वीपी मेनन। और तीसरा व्यक्ति जो एक साइलेंट है, जिसकी चर्चा नहीं होती है, वो लॉर्ड माउंटबेटन है। यानी कि इसमें तीसरा व्यक्ति है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑफिशियल तौर से भले ही नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल की अच्छी जमी, और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी देसी रियासतों को भारत की तरफ विलय होने में काफ़ी मदद की थी। तो कभी अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से देसी रियासतों के विलय में किसका योगदान है, और वहाँ पर पहला तो ऑप्शन आपके पास यही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर सबसे योगदान, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो वीपी मेनन, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आप लॉर्ड माउंटबेटन को टिक कर दीजिएगा, आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा, 100% सही होगा क्वेश्चन। लेकिन ये ऑप्शन ना होने पर तब आप इसको टिक करेंगे। और अगर 2-2, 3-3 के ग्रुप में रखे हैं कि ये 3 लोग, ये 3 लोग, ये 3 लोग, तो फिर पटेल, मेनन और बेटन, ये 3 लोगों का जो ग्रुप था, इन्होंने, सरदार पटेल ने काम शुरू किया, ये चीज़ बन के तैयार हुई ग्रुप। इन्होंने 2 प्रकार के पत्र बनाए। अब इनके सामने पूरा है, समय बहुत कम है, 2 महीने का समय है, क्योंकि लगभग जुलाई आ गया था 5 जुलाई 1947 को काम शुरू हुआ, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी डिक्लेयर है। 2 महीने में टाइम दिया गया कि आप रियासतों को मिला लीजिए, उसके बाद में अंग्रेज चले जाएंगे, फिर आप जानिएगा। तो फिर 2 प्रकार के विलय पत्र निकाले।
देखिए 2 पत्र इन्होंने बनाए, 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। एक था इन्होंने बनाया, उसको कहेंगे आप विलय पत्र। एक विलय पत्र था, यानी कि इसको कह सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी राज्य को विलय करने के लिए ये एक संधि पत्र है, जिसपे जो भी रियासत हस्ताक्षर करेगी उसका राज्य भारत संघ में विलय कर दिया जाएगा, यानी कि उसका राजपाट खत्म और वो भारत में आ गया। लेकिन ये काम आसान तो है नहीं, तो पहले कुछ चारा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी धीरे से लुभाए, बकरी दिखा करके शेर को पास में बुलाओ, फिर शेर को पकड़ लो। तो एक और बनाया गया साथ में पत्र, उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसका सीधा सा मतलब है यथास्थिति समझौता, यानी कि अभी तक जो स्थिति थी आप वैसी ही स्थिति में बने रहिए, कुछ उससे अलग मत करिए। क्या मतलब इसका है कि अगर अभी तक आप अंग्रेज़ों की सत्ता को स्वीकार किए थे, केंद्र रूप में आप अपने आंतरिक कामकाज कर रहे थे, लेकिन सर्वोच्च सत्ता आपने किसकी स्वीकार कर रखी थी? अंग्रेज़ों की। तो अब अंग्रेज़ हमको सत्ता सौंप के जा रहे हैं, तो आप एक एग्रीमेंट अब हमसे कर लीजिए, जैसे आपने अंग्रेज़ों से कर रखा था वैसे आप एक हमसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी बिल्कुल उसी स्थिति को आप माने रहिए, जैसे आप कर रहे थे वैसे करते रहिए, और अब अंग्रेज़ों की जगह भारत सरकार आ जाएगी, यानी जैसी स्थिति है वैसी बनाए रखिए। तो इसमें जो है यथास्थिति स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट बनाए गए, दोनों सरदार पटेल ने अपना फिट किया सब पूरा इंतजाम और कहा चलिए निकलते हैं मिशन पे। अलग अलग रियासतों पे जा कर के बातचीत शुरू की, डिनर करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, सुबह दोपहर शाम, साथ में संविधान भी बन रहा है, संविधान सभा में भी उनका एक दायित्व है, गृह मंत्री के पद पर भी हैं। ये सारे कार्य देखते हुए बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी, लॉर्ड माउंटबेटन अपनी अलग से मुलाकातें करता था रियासतों से, जितनी ताकत हो सकती थी इन्होंने लगाया, लोगों को समझाया, जगह जगह पर जा कर के भाषण दिया, और यहाँ पे जो नीति इन्होंने अपनाई, देखिए ये जो विलय पत्र था और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, इसमें ये कहते थे विलय इसमें कि हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको आप प्रतिरक्षा दे दीजिए, हमको संचार दे दीजिए और हमको विदेश नीति दे दीजिए। इसमें 3 चीज़ों की मांग करते थे कि प्रतिरक्षा, देखिए अंग्रेज अभी अंग्रेज थे तब भी तो आप प्रतिरक्षा के लिए अंग्रेज पे ही निर्भर थे ना, सेनाएं अंग्रेजों की ही होती थी, तो वही अब भारत सरकार यानी भारत संघ को आप दे दीजिए वही अधिकार। हमको विदेश नीति दे दीजिए, विदेशों से आप पहले भी कोई संपर्क नहीं करते थे, विदेशों से आपका कोई सीधा संपर्क नहीं था, जो भी अंग्रेज करते थे जो भी करते थे, तो वैसे ही अब भारत संघ को आप ये अधिकार दे दीजिए। तीसरी बात आंतरिक संचार, जिसमें रेलवे है, डाक है, तार है, संचार व्यवस्था है, ये सब तो पहले से अंग्रेजों ने ही बिछा रखा है और उसमें आपका कोई बस भी नहीं है। रेलवे है तो रेलवे है, तो वो सभी प्रदेशों से होकर के जा रही है, आपकी देशी रियासतों से भी होकर जा रही है। इसी तरह टेलीफोन है, इसी तरह डाक व्यवस्था है, तो इस सब पर आपका कोई बस भी नहीं है, तो आपको एक प्रांत से दूसरे प्रांत ले ही जाना है, ये भी काम हमको करने दीजिए, बस इतने 3 काम आप हमें दे दीजिए, बाकी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये स्टैंड इसमें विलय पत्र में कराते थे और बाद में समझाते थे उनको बैठा करके, जब वो राजी हो जाते थे तब उनको समझाते थे कि देखिए भारत संघ बन रहा है, उन राजा ने, उन रियासत ने ऐसा ऐसा हमारे साथ विलय कर लिया। देखिए पहले तो बुलाया 10 रुपये दर्जन केला, 10 रुपये दर्जन केला, और जब आप ठेले पे पहुंच गए तब उसने कहा कि ये वाले 10 रुपये दर्जन केला, ये 45 रुपये दर्जन केला, और 10 रुपये दर्जन वाला केला देख के आप जो है आपकी इच्छा मर गई खाने की, और 45 पे आपने कहा कि ये अगर 40 में दे दो तो ले लें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही बढ़िया सा बुलाते थे, बिठाते थे, समझाते थे और फिर मेन मुद्दे पे आते थे कि देखिए अगर आप भारत संघ के साथ नहीं मिलोगे तो आपकी जनता ही आपके खिलाफ विद्रोह कर देगी,
क्योंकि आपका शासन अच्छा नहीं रहा है, आप एक लोकप्रिय नेता नहीं रहे हैं। और जनता जो है भारत संघ के पक्ष में जाना चाहती है, तो इससे अच्छा है कि अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हुए आप भारत संघ में मिल जाओ। और अभी तो आपका छोटा सा रियासत है, इसके बाद जब आप भारत के एक बड़े संघ में शामिल हो जाओगे, उसके बाद आपके पास क्या क्या मौके हैं। आप इलेक्शन लड़के एमपी बनो, एमएलए बनो, आप अगर हैसियत रखते हो, लीडरशिप रखते हो, अच्छे हो, तो आप प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो। लोकतंत्र में आपके पास राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। यानी कि हम आपसे छोटा सा तालाब मांग रहे हैं और आपको पूरा समुद्र दे रहे हैं। हम आपसे तो सिर्फ एक तालाब मांग रहे हैं, आपकी छोटी सी रियासत मांग रहे हैं, और हम आपको उसके बदले में भी कुछ ऑफ़र हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है मैं लिए ही ले रहा हूं, और उसके बदले में, इस छोटे से तालाब के बदले में आपको एक बहुत बड़ा समुद्र दे रहा हूं। उसके राजा बनिए ना आप। छोटे से तालाब के चक्कर में कहाँ है। डीलिंग पावर्स कहने का मेरा मतलब है, वर्डिंग्स कुछ भी रही हूं, लेकिन उनकी डीलिंग पावर ये थी कि लोगों को लोकतंत्र का महत्व समझाया। उन्होंने एक एक राजा, एक एक नवाब, एक एक रियासत में जा करके लोगों को ये समझाया कि एक अखंड भारत, जो एक हमेशा से स्वप्न रहा है, लोग आज़ादी का सदियों से स्वप्न देखते हैं, एक अखंड भारत का स्वप्न हमेशा ही स्वप्न रहा है, और हम हमेशा हारे हैं। अंग्रेज़ों से हारे, उससे पहले तमाम आक्रमणकारियों से हम हारे हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि हमने कभी यूनिटी पर फोकस नहीं किया, हमने अपनी शक्ति को यूनाइट नहीं किया, हम एक नहीं हो पाए। इसी वजह से हम हर आक्रमणकारी से हारे, और अनेक लोगों ने आकर हमारे ऊपर शासन किया, और आज हमारे पास मौका है एक अखंड भारत बनाने का, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो प्रेम से समझाते थे, उसके बाद में थोड़ा धमकाते भी थे। ऐसा नहीं कि प्रेम से ही आदमी समझ जाएगा, क्योंकि कुछ नवाब राजा ऐसे होते थे रियासत के, जो समझ तो लेते थे, फिर कहते थे पटेल जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तीसरा ऑप्शन मेरे लिए बढ़िया है, स्वतंत्रता वाला तो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो आप बड़ी ऊंची बातें कर रहे हो। तब उनको अच्छे से समझाते थे। यानी ये पुरस्कार और छड़ी का सिद्धांत, पुरस्कार छड़ी का सिद्धांत इसको बोलते हैं, या इसको आप गाजर और गाजर लाठी का सिद्धांत कह सकते हो। यानी कि एक हाथ में गाजर है, दूसरे में लाठी है, एक हाथ में पुरस्कार है तो दूसरे में छड़ी है। यानी पुरस्कार लीजिए, नहीं लेते तो फिर छड़ी भी तो है। तो बाद में थोड़ा धमकी भी देते थे कि जनता आपके बहकावे में नहीं है, जनता के अंदर लोकतंत्र की भावना जग गई है, भारत आज़ाद हो रहा है और जनता आपसे भी आज़ादी चाहती है, वो किसी की गुलाम नहीं रहेगी। जनता विद्रोह कर देगी तब क्या करोगे? अभी तो सम्मान के साथ में आपको बुला रहे हैं। शादी का बैंड शादी में अच्छा लगता है, शादी के बाद अगर किसी की मृत्युशैया पे जाके बजाओगे तो फिर वही बैंड अच्छा नहीं लगेगा। गाजे बाजे के साथ आओ तो बारात में आओ तो अच्छा लगता है, और बारात चली जाएगी उसके बाद में आप बाजा लेके आओगे तो वो अशोभनीय लगेगा, कर्णप्रिय नहीं लगेगा। तो अभी आप आ जाइए तो अच्छा है, अन्यथा हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। यानी कि अपने सारे ऑप्शंस रख देते थे। तो ज़्यादातर जो राजा थे, बहुत से तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली रह भी नहीं गए थे, उन्होंने तुरंत मान लिया, कुछ ने थोड़ा बहुत नानुकुर किया। साम दाम दंड भेद हर एक प्रकार की नीति को अपना करके तमाम देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की जोड़ी ने कर लिया। और कूटनीति इतनी थी, दुनिया विस्मृत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस कार्य की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में एकीकरण कराया, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिस्मार्क जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, इनकी जो तुलना है, तुलना बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क से। बिस्मार्क कहाँ का था? इसने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी। लेकिन ये तुलना पूरी तरीके से बराबरी की नहीं है।
बिस्मार्क के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी, बहुत शक्तिशाली सेना थी। सेना के दम पर उन्होंने जो है जर्मनी में एकीकरण कराया और जर्मनी की स्थितियां भी अलग थी। जर्मनी के जो लोग थे वो एक धर्म से, एक प्रकार की सोच रखने वाले लोग थे। वहाँ पे उतनी ज़्यादा विविधता नहीं थी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक ही पृष्ठभूमि के लोग थे। उनको समझाना आसान था, उनके ऊपर दबाव बनाना भी आसान था और उनके पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। लेकिन कार्य उन्होंने भी किया, काबिल तारीफ़ काम किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की जाती है। लेकिन अगर मूल्यांकन करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य का, तो इतने कम समय में और इतने विविधतापूर्ण देश में, जहाँ पर हैदराबाद की सोच अलग है, जम्मू कश्मीर का सोच अलग है, त्रावणकोर, जूनागढ़, बड़ौदा, इन सब रियासतों के राजाओं की सोच अलग है, रहन सहन अलग है, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है, भाषा, बोली, पानी, खाना, पहनावा सब अलग है। ऐसे लोगों को एक ही बात से नहीं डील कर सकते हो। जो बात आप जूनागढ़ में जाके व्यक्ति को समझाओगे, जो बात आप बड़ौदा में समझाओगे, वो भरतपुर में नहीं लागू होगी। भरतपुर के लिए कुछ अलग दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। भरतपुर का आदमी गाड़ियों का शौकीन है, जूनागढ़ का आदमी शेरों का शौकीन है, कोई पोलो का शौकीन है। हर एक ही ड्रिंक हर जगह नहीं चलेगी आपकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने प्रकार का खाना खाया होगा इस दौरान वही जानते होंगे, जितने प्रकार के ड्रिंक पिए होंगे, जितने प्रकार की बैठकें की होंगी, जितना टहले होंगे और जितने प्रकार की बातें की होंगी इतने लोगों से, वो उनके दिमाग की ही उपज हो सकती। क्या किया उन्होंने? तो वल्लभ भाई पटेल के सामने चुनौतियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा थीं और उन्होंने एक अतुलनीय, एक अकल्पनीय, सराहनीय और अप्रतिम कार्य किया है, जिसका कोई दूसरा विकल्प या दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया में। काबिल तारीफ़ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि आज़ादी के बाद बहुत दिन तक जीवित नहीं रहे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच से चले गए और हमेशा जो है हमारी स्मृति में, जब तक अखंड भारत है तब तक जो है सरदार पटेल का नाम रहेगा। तो दो पत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों का आपने अर्थ समझ लिया और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी आपने समझ लिया। तो इस तरह से 3 रियासतें छोड़ करके जितनी भारत में मिलनी थी, कुछ पाकिस्तान की तरफ गई, वो उनका अपना काम था। 3 रियासतों में ज़्यादा माथापच्ची हुई, बाकी सब जो है एग्रीमेंट कर दिए विलय पत्र पर। भोपाल में थोड़ा सा आनाकानी उन्होंने की, लेकिन बाद में वो भी शामिल हो गए। पटियाला के महाराज जो है चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के जो है चांसलर भी थे, उन्होंने भी शुरुआत में थोड़ा आनाकानी की, लेकिन वो भी आ गए। भोपाल है, त्रावणकोर है। त्रावणकोर में मोनाजाइट पाया जाता है, केरल के पास में, वहाँ पे थोरियम निकालने के लिए बालू पाई जाती है। तो तमाम विदेशी ताकतों ने भी वहाँ पर हस्तक्षेप किया। तमाम विदेशी लोग भी नहीं चाहते थे कि ये सारी रियासतें भारत में मिलें और उनको विश्वास भी नहीं था कि इतनी जल्दी भारत का एकीकरण हो जाएगा। तो कुछ विदेशी शक्तियों ने भी हस्तक्षेप किया हैदराबाद में भड़काने का, त्रावणकोर में, कि ये लोग अगर अपनी अलग रियासत बना लें तो हमारा धंधा बिजनेस अच्छा चलेगा इनके साथ में, भारत संघ से उतना अच्छा ना चले हो सकता है। तो लेकिन कोई भी पैतरा काम नहीं आया और लगभग सभी रियासतें जो हैं वो भारत के साथ विलय करने को राजी हो गईं और उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। 3 रियासतें बचती हैं जिनका मामला कुछ ज़्यादा चर्चित रहा, उन पे बात करेंगे हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही बुद्धिमान और धैर्यशाली व्यक्ति थे। एक लेखक होता है, एक विचारक होता है, वो अपने विचारों से आपका ध्यान खींच लेता है। एक आदर्शवादी व्यक्ति होता है, वो अपने आचरण से, अपने आदर्शों से आपका ध्यान खींच लेता है। लेकिन एक कर्मठ व्यक्ति होता है जो बातें नहीं करता है, वो अपने कार्यों से आपके ऊपर छा जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे सरदार पटेल। आप सोचिए कि जिन राजाओं के राजपाट ले लिए गए, जिनकी धन संपदा ले ली गई, जिनके सत्ता अधिकार ले लिए गए, उन राजाओं के इन सब चीज़ों को छीनने वाला पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
उन राजाओं ने इसी व्यक्ति को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, सम्मान किया। ऐसा व्यक्तित्व था पटेल का। यानी वही व्यक्ति आकर के आपका राजपाट, धन संपदा सब कुछ छीन रहा है, छीनना ही कहा जाएगा इसको, और बाद में वही राजा इन्हीं पटेल का सम्मान भी करते थे, अपने पिता तुल्य दर्जा देते थे। ये थी लोकतंत्र की भावना और ये थी एक अखंड भारत बनाने का स्वप्न। और उन्होंने हर एक व्यक्ति को, चाहे वो समझा करके, चाहे वो शक्ति का प्रयोग करके आपस में मिलाया हो, लेकिन बाद में मिलने के बाद में सबके साथ समान व्यवहार किया गया। लोकतंत्र का जो मूल्य है वो बना करके रखा गया। ऐसा नहीं कि किसी को पराजित करके हमने विलय कर लिया और बाद में उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि इसको हमने जीता है तो इसके ऊपर हम अत्याचार करें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मिलाने तक ही साम दाम दंड भेद प्रयोग किया गया। उसके बाद जो भी किया गया वो संवैधानिक तरीके से किया गया। तो 3 विशेष जो हैं उनकी चर्चा करें हम, क्या थी वो 3 रियासतें। देखो 3, एक है जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद और एक थी जम्मू कश्मीर आप कह सकते हो, जम्मू कश्मीर। ये 3 को जो है विशेष प्रयास से मिलाया गया। जैसे जूनागढ़ को आप कह सकते हो, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया था। जनमत संग्रह, यहाँ पर जो है वोटिंग कराई गई जनता की और उसके द्वारा, अभी पूरा मामला हम समझेंगे। हैदराबाद में जो है पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सेना के द्वारा। पुलिस कार्रवाई इसको कहा गया, पुलिसिया कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र से आया, लेकिन ये स्पेशल मामला था, विलय पत्र पे थोड़ा लेट हस्ताक्षर हुए। तो ये तीनों में अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए। क्यों ऐसी परिस्थिति आई कि इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा, एक जो हठी बच्चा नहीं होता है, कि एक हठी बच्चा की कहानी है कि हठी बच्चा जो था, शायद अकबर बीरबल की कहानी है। तो बीरबल ने कहा कि मैं लेट आया हूँ क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो बड़ा हठ करता है, इसीलिए मुझे रोज़ देर हो जाती है उसको मना के आने में। अकबर ने कहा कि उस बच्चे को दरबार में लेके आइए। आप कैसे एक बड़े इंसान हो के एक बच्चा आपके सामने हठ दिखाता है और आप उसे जो है समझा नहीं पाते हैं, बुलाइए, मैं उसको समझा दूंगा। बच्चा आया और बच्चा रोने लगा। तो बादशाह ने कहा कि जो है बताइए आपको क्या चाहिए, अभी तुरंत दिया जाएगा। तो उसने कहा मुझे जो है एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, एक छोटा सा भुरका बोलते हैं उसको, छोटा सा मटका। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मटका तुरंत लाया जाए, ये इतनी सी हठ में क्या होता है और आप परेशान हैं। मटका लाया गया, उसको दिया गया। थोड़ा मटका को उसने देखा, फिर बच्चा रोने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे मटका तो चाहिए ही था, मुझे एक हाथी भी चाहिए। राजा ने कहा अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हाथी पेश किया जाए दरबार में। तुरंत एक हाथी लाया गया, बच्चा उस पर बिठाया गया, बच्चा खेलने लगा। राजा ने कहा देखा बीरबल, जो है मैंने तुरंत हठ उसका, आप डील ही नहीं कर पाते हो, डीलिंग पावर आपके अंदर है ही नहीं। बच्चा उसी दरमियान फिर रोने लगा। तो बादशाह ने कहा कि अब क्या परेशानी है, आप तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई। तो बच्चे ने कहा अब ये जो हाथी है इस मटके के अंदर मुझे रख के दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। इस मटके के अंदर इस हाथी को रख दीजिए, ये इतना मुझे करवाना काम। अब बादशाह के होश ठिकाने हो गए कि ये तो बच्चे की जिद है ना, अब वो हाथी मटके के अंदर नहीं जा सकता है। यानी कि बच्चे के हठ के सामने हर व्यक्ति परास्त हो जाता है। तो ये 3 हठी बच्चे ही थे, समझिए, इन्होंने हठ किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत सरकार उस समय तक बहुत एक्टिव हो गई थी और इनको जो है किसी न किसी प्रकार से इनको लाया गया भारत संघ में। तो अगर इनकी लोकेशन आप देखना चाहें तो मैप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हैदराबाद मिलता है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में ये हैदराबाद थी। यहाँ गुजरात के क्षेत्र में जूनागढ़, यहीं पे बड़ौदा है। और यहाँ आपको पता है अगर तो ये आपका कश्मीर। तो ये 3 रियासतें जो हैं
ये लोग, इनके मन में क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन जूनागढ़ की बात अगर करें, सबसे पहले जूनागढ़ की, कि जूनागढ़ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे और जूनागढ़ में ज़्यादातर जनता हिंदू रहती थी। एक प्रकार से ये लोकप्रिय राजा नहीं थे। यहाँ पे बात धर्म की नहीं थी, लेकिन अच्छे शासक नहीं होने पर आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, जनता आपको स्वीकार नहीं करती है। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो स्वीकार्य नहीं थे, जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थे। जूनागढ़ का मामला देखें। जूनागढ़ कहाँ पर है, आपको हमने लोकेशन इंडिया में बता दी, गुजरात में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र में। तो यहाँ पे शासक जो था, शासक था मुस्लिम मोहम्मद महावत खां तृतीय, और इनके उसमें एक दीवान थे यहाँ के शाहनवाज भुट्टो। इनके मंत्रिमंडल में। तो ये मोहम्मद महावत खान तृतीय थे यहाँ के शासक। यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती थी जूनागढ़ में, जनसंख्या हिंदू बाहुल्य थी, हिंदू बाहुल्य। इसी क्षेत्र में आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर इसी जूनागढ़ क्षेत्र में आता था। यहाँ पर गए प्रस्ताव लेकर के, प्रस्ताव भेजा गया, सब जगह भेजा जाता था। वल्लभ भाई पटेल का प्रस्ताव पहुँचा इनके पास, इन्होंने उसको पेंडिंग रखा, जवाब नहीं दिया। और आप अगर लोकेशन देखो, ये जूनागढ़ की लोकेशन है, पाकिस्तान यहाँ है और यहाँ जूनागढ़ है। तो धरातल का कोई स्थल से कोई संपर्क नहीं है। जूनागढ़ का स्थल का पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था, समुद्र के रास्ते ही जाया जा सकता था। फिर भी ये महोदय चाहते थे कि हम, अगर यही रियासत यहाँ पे होती, पाकिस्तान से लगी हुई, तो एक बारगी ये बन सकता था मसला कि हाँ चलिए ठीक है, जियोग्राफिक रूप से वो उनके निकट हैं। और लेकिन यहाँ से यहाँ का कोई संपर्क ही नहीं था, समुद्र के रास्ते जाना था अगर। और इसके आसपास की जो है भावनगर और बड़ौदा रियासत सब विलय हो चुके थे। भावनगर, बड़ौदा ने सब इनका पूरा रास्ता बंद कर दिया था, समुद्र के रास्ते ही ये पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन फिर भी इनकी पता नहीं क्यों हार्दिक इच्छा थी कि पाकिस्तान से मैं मिलूं, और इन्होंने चुपचाप रातों रात पाकिस्तान के साथ में जो है ये समझौता कर लिया कि हम जो है पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं। और भारत का जो पत्र था उसको पेंडिंग में रखा, जवाब नहीं दिया। न्यूज़ लीक हो गई समाचार पत्रों के माध्यम से कि ऐसा ऐसा मसला है। और जनता भी नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान की तरफ जाए, इसलिए जनता ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया। और कुछ जनता के समूहों ने भारत सरकार को मदद के लिए कहा कि आप इसमें मदद करिए, सेना भेजिए, क्योंकि उनको दबाया जा रहा था। बीच में कुछ ऐसे स्थान थे जो भारत के साथ विलय कर लिए थे, बीच में इनके रियासत में भी बीच में छोटे छोटे स्थान थे जो चाहते थे भारत में जाना। तो भारत की सरकार ने सेना भेजी, लेकिन सेना कार्रवाई नहीं हुई। सेना पहुंची जूनागढ़ के दरवाजे तक, मतलब वहाँ की सीमाओं तक पहुंच रही थी। उससे पहले ही यहाँ के जो नवाब थे मोहम्मद महावत खान, वो भाग निकले, अपना सब बोरिया बिस्तर बांधा, सब कुछ अपना हीरे जो भी ले जा सकते थे अपने विमान में, वो सब कुछ रखा। इनकी 4 पत्नियां थीं, उनको सबको बिठाया, बच्चों को बिठाया और अपना निकलने को हुए। अपने कुत्ते भी उसमें बिठाए। जूनागढ़ के नवाब के एक विशेष और भी शौक़ था, कुत्ते पालने का शौक़। कहा जाता है इनको कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया था कि अगर भारत से आप मिलोगे तो आपके कुत्ते मार दिए जाएंगे सभी। और कुत्तों से इनको बहुत प्रेम था, कुत्तों के लिए विशेष कब्रिस्तान बनवाया था, कुत्तों की शादी करते थे। एक शादी इन्होंने कराई थी जिसमें इन्होंने 1 से 1.5 लाख लोगों को बुलाया, 9 लाख रुपए खर्च किए। पशुओं से प्रेम अच्छी बात है, लेकिन जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई कुत्ता इनके रियासत में मर जाता था तो उसको एक विशेष कब्रिस्तान में ले जाके दफनाया जाता था, उसमें संगमरमर की कब्र बनाई जाती थी। तो अपना विमान लेके अपने जो इनके पास कुत्ते थे उनको बिठाया और अपने परिवार के सदस्यों को और जो भी सामान साजोज था इनके पास महंगा, वो सब रखा और ये पाकिस्तान भाग गए।
सेना ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि आप भाग रहे हो तो जाइए, कोई बात नहीं, मैं पकड़ने भी नहीं आ रहा हूँ आपको। जब ये वहाँ भाग गए तो यहाँ जनमत संग्रह करवाया गया 1948 में। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ जनमत संग्रह हुआ, पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, जनमत संग्रह हुआ फरवरी 1948 में और भारत के पक्ष में निर्णय हुआ, भारत के पक्ष में। अब देखिए, जनमत इसलिए कराना पड़ा, वो तो भाग गए थे लेकिन एनेक्सेशन हुआ तो था नहीं, हस्ताक्षर तो हुए नहीं थे विलय पत्र पे, और पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि हमारे साथ समझौता हुआ है और हमारा भी हक यहाँ पे बनता है। तो इसका मतलब है अब जनमत संग्रह कर, विवाद की स्थिति आ गई तो जनमत संग्रह कराया गया और अधिकतम जनसंख्या ने, चंद वोटों को छोड़ करके अधिकतम जनसंख्या ने भारत के पक्ष में खुल करके योगदान किया। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में बताया कि जितना योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इन रियासतों की जनता का भी उतना योगदान है। जनता ने भी भारत के लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाया। इसीलिए जो है, जब जनता चाहती है कि आप हमें शामिल कर लें तो शासक और सरकार भी उतना ही प्रतिक्रिया देती है। तो इस तरह से ये जूनागढ़ का मामला था। जूनागढ़ में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, यहाँ पे गुजरात के ही रहने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के ही रहने वाले थे, गृह मंत्री थे। तो गुजरात का कोई मामला होता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं उस पर व्यक्तिगत ध्यान देते थे। तो जब यहाँ पे गए, वहाँ पे भाषण दिया, लोगों को समझाया कि किस प्रकार से लोकतंत्र में जो है आपका आना अच्छा रहेगा, आपको अधिकार मिलेंगे। जो जनता होती है, हर एक व्यक्ति, देखिए कोई भी नागरिक हो, स्वतंत्रता चाहता है और एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतंत्र देश आपको समस्त अधिकार भी देता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अधिकार के साथ में जो है आपको कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। संविधान आप पढ़ोगे, अधिकार के साथ में आपको कर्तव्य भी मिले हैं। जब आप दोनों में संतुलन बना के चलते हैं तभी एक अच्छा लोकतंत्र बनता है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुँचे, जनता को समझाया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर देखने गए। सोमनाथ मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। तो इन्होंने कहा कि यदि जब यहाँ पे हमारा भारत संघ बन जाएगा तो हम सोमनाथ मंदिर को, इसका उद्धार, जीर्णोद्धार करवाएंगे। और वहाँ पे महात्मा गांधी भी यहीं गुजरात के थे। महात्मा गांधी भी एक रियासत में ही पैदा हुए थे। तो महात्मा गांधी के भतीजे थे सांवल दास गांधी। सांवल दास गांधी ने 50,000 रुपये निकाल करके सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तुरंत दान दिए। ये बात जब गांधी जी को पता चली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और सांवल दास ऐसा वादा करके आए हैं लोगों से कि हम सोमनाथ मंदिर बनवाएंगे, तो गांधी जी ने इस पर आपत्ति लगाई कि ये जो है एक सेकुलर कदम नहीं है, एक धर्मनिरपेक्ष कदम नहीं है, क्योंकि आप जो है लोगों को एक धार्मिक रूप से बहकावा दे करके आ रहे हैं कि विलय करने के लिए वहाँ जनमत संग्रह होना है और आप उनको एक मंदिर की बात बता कर आए हैं। ये उचित नहीं है, ऐसा करने से आगे बातें बिगड़ सकती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, हमने वहाँ के लोगों के अतीत के इतिहास और उनकी संस्कृति की झलक उनको दिखाई है और मेरा उद्देश्य कोई धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है और ना ही मैंने उसमें कोई सरकारी पैसा लगाने की बात की है। मैंने सिर्फ ये कहा कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और अच्छी बात रही, जनमत संग्रह जो है वो भारत के पक्ष में हुआ, जूनागढ़ मिला और उसके बाद में एक ट्रस्ट बनाया गया, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है उसने वहाँ पर सोमनाथ फिर से जो है जीर्णोद्धार किया मंदिर का और मूर्ति की पुनः स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी 1950 में और 1951 में जो है वहाँ पर ये रिपेयरिंग हो पाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कोई भी सरकारी पैसा उसमें नहीं दिया था, अपनी बात को कायम रखा था उसमें। तो इस तरह से ये जूनागढ़ का मामला था। इसके बाद में दूसरा जो हम देखेंगे वो वैसे तो जम्मू कश्मीर है, सेकंड नंबर पे हैदराबाद को पहले देख लेते हैं। हैदराबाद का मामला उतना पेचीदा नहीं है जितना जम्मू कश्मीर का है। हैदराबाद
यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो हैदराबाद था तो वहाँ के शासक कौन थे? शासक यहाँ निजाम होते थे, ये भी मुस्लिम थे, मुस्लिम। और उस समय उस्मान अली जो है हैदराबाद के शासक, उसमें उस्मान अली थे। अब उस्मान अली का जो है मोहम्मद अली जिन्ना से भी संपर्क था अच्छा, उनसे भी बातचीत हो रही थी। और इनके मन में भी तीसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया चल रहा था कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। हैदराबाद एक बड़ी स्टेट थी। रियासतों में अगर देखें तो जनसंख्या, पॉपुलेशन इत्यादि के आधार पे हैदराबाद को आप सबसे बड़ा कह सकते हो। कश्मीर क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या नहीं थी उतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत पहाड़ी एरिया है। तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत मान सकते हैं आप। तो हैदराबाद के नवाब को ये लगता था कि हम तो एक पूरा अलग से राष्ट्र बनने के काबिल हैं और हमको बनना चाहिए, और हमको जो है माउंटबेटन योजना के तहत ये अधिकार भी तो मिला हुआ है कि हम स्वतंत्र भी तो रह सकते हैं। हम पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते, हम भारत में भी नहीं मिलना चाहते। और ये स्थिति उन्होंने माउंटबेटन से भी मिलकर के स्पष्ट कर दी कि देखिए, आप लोगों ने शासन किया, हमसे आपका संधि था, और जब आप जा रहे हो तो अब आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती तो ना ही करिए कि हम किसके साथ मिलें। या माउंटबेटन चाहता था कि आप भौगोलिक रूप से जो है भारत के बीच में आ रहे हो तो भारत के साथ विलय कर लो, कम से कम पाकिस्तान की तरफ तो ना ही जाएं। लेकिन सरदार पटेल यहाँ पे बहुत सक्रिय थे। सरदार पटेल ने कहा कि हमारा बायां हाथ दायां हाथ तो कट गया है, इधर भी पाकिस्तान उधर भी पाकिस्तान कट गया बांग्लादेश तरफ, लेकिन अब यहाँ बीच में हम एक बीमारी के रूप में एक नया देश क्यों हम बिठा लें। इसको तो हम किसी हालत में, ना तो पाकिस्तान में तो मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन इसको हम स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ भी करके जो है हैदराबाद को मिलाना ज़रूरी है। कहीं किनारे होता तो हम सोचते भी हिमालय, लेकिन बीच में तो कतई बर्दाश्त नहीं है, वो भी इतना बड़ा स्टेट। प्रस्ताव इनके पास भेजा गया, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए कि हम आपको 50 लाख रुपए सालाना की पेंशन दे देंगे, या मतलब जो भी प्रिवी पर्स, एक शब्द आएगा भी आपको हम बताएंगे प्रिवी पर्स के विषय में। अभी इसको हम कश्मीर के बाद में लास्ट में आपको बताएंगे कि प्रिवी पर्स का प्रावधान क्या था। तो कहा कि पैसा वैसा देने की बात भी की गई कि आपको आपके राज वैभव ये सब बना रहेगा, और आपको जो है राज्य प्रमुख भी कहा जाएगा। यानी सबको दिया गया था, ऐसा नहीं सिर्फ हैदराबाद के लिए। ऐसे प्रावधान थे, ये सब लालच थे कि आपको ये सब दिया जाएगा, क्योंकि झटके से किसी का राजा महाराजा होने का हक, पदवी, प्रतिष्ठा, छत्र लोग लेकर चलते थे, हाथी पे बैठते थे, उनके तमाम रसोइये होते थे, स्टाफ होता था, महल होते थे। राजसी ठाठ बाट वैभव को बनाए रखने के लिए, यही आन बान शान के लिए ही तो ये सब लोग कह रहे थे कि हम अलग रहेंगे। तो कहा कि थोड़ा बहुत मेंटेन रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से हम जनता बना देंगे, आम जनता नहीं रहेंगे, आपको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि अगर आप देखो तो भारत का संविधान उसमें बन रहा था, और संविधान में कहा जा रहा था कि विधि के समक्ष समानता की बात की जा रही थी, समान नागरिक संहिता की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर रियासतों के साथ समझौता करने में तुष्टीकरण की नीति, समझौतावादी नीति भी अपनाई जा रही थी कि राजाओं को, नवाबों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, पेंशनें दी जाएंगी, राजमहल के खर्चे दिए जाएंगे प्रिवी पर्स के रूप में, ताकि वो मिलें, फिलहाल किसी तरीके से मिलें, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होता है। पहले बुलाइए तो दुकान पे, फिर जो सौदा बेचना चाहेंगे वो बेचेंगे। यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन नाम की एक संस्था थी, उग्रवादी संस्था थी। यहाँ पे क्या थी, एक संस्था थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन एक उग्रवादी संगठन था, और इसमें कुछ लड़ाका सैनिक भी हुआ करते थे, अर्ध सैनिक आप कह सकते हो, जिनको रजाकार कहा जाता था। रजाकार, ये आप इनको अर्ध सैनिक कह सकते हो, पूरी तरीके से सैनिक नहीं थे लेकिन सैनिक हुआ करते थे।
रजाकार। तो ये सब मिल करके देश के अंदर हिंदू बाहुल्य, ये जो यहाँ पर स्टेट है, शासक मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर हिंदू बाहुल्य है, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहाँ पे जनता भारत के पक्ष में जाना चाहती थी। तो यहाँ पर इन रजाकारों के द्वारा उन वर्गों को, उन समूहों को दबाया जाने लगा जो भारत के पक्ष में अपनी आवाज़ उठा रहे थे। यानी कि ज़बरदस्ती लोगों को दबाया जाने लगा कि आप आवाज़ ना उठाइए, क्योंकि लोग मांग कर रहे थे स्वतंत्रता की, लोकतंत्र की। वो राजतंत्र नहीं चाहते थे किसी रियासत में। और यही तो धमकी भी चल रही थी ना पटेल जी की सबकी, कि अगर आप नहीं मिलना चाहोगे, यानी शादी हो रही बैंड में नहीं आओगे, तो बाद में बैंड नहीं शोभा देगा, और बाद में हमारी जो शर्तें हैं वो भी कठोर हो जाएंगी। फिर आप कहोगे हमको पटेल जी आप मिला लीजिए, हम नहीं मिलाएंगे ऐसे आसानी से, फिर हम शर्तें लगाएंगे, 15 अगस्त तक आना है तो आज। ऐसे ही तो बात करते थे वो, गाजर और लाठी दोनों चीज़ें। तो रजाकारों ने जो है जनता को जब दबाना शुरू किया तो मामला बिगड़ता गया, युद्ध की स्थिति बनने लगी, और फिर यहाँ पर सेना को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा गया। पटेल जी ने कहा कि अब जो है नेहरू जी ऐसे नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र कोर पार्ट है, इसको हम देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए उतना लालायित नहीं थे पटेल जी, उतना एक्शन जल्दी नहीं ले रहे थे, तभी तो वहाँ विलम्ब था। लेकिन यहाँ पर लालायित ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि ये बीच में है। अगर ये, हालांकि ये लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाता, बीच में भारत से ही होके इसको कहीं भी जाना होता, प्रतिबंध बहुत से लग जाते, लेकिन एक बीच में बहुत नासूर की तरह हो जाता अगला देश। आप सोचिए, देश के बीच में देश कोई अच्छा लगता। तो कहा कि अब यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है सैन्य कार्रवाई हुई, सैन्य कार्रवाई, इसको पुलिस कार्रवाई कहा जाता है क्योंकि पुलिस रूप में ही हुई थी, पुलिस एक्शन। और इसका एक कोडिंग दिया गया, जो नाम उसको कहा गया ऑपरेशन पोलो। इसके द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमने आपको बताया कि हैदराबाद में उस समय पोलो के बहुत मैदान हुआ करते थे। पोलो खेल होता है एक, तो पोलो के मैदान 17 मैदान उस समय हुआ करते थे। विश्व में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में ही रियासत में मैदान होते थे। तो उसी के आइडिया पर ऑपरेशन पोलो इसका नाम रख दिया गया। और ज़्यादा दिन तक ये रजाकारों से लड़ाई हुई, रजाकारों से ज़्यादा दिन तक ये कुछ चल नहीं पाया और निजाम ने समर्पण कर दिया। निजाम का समर्पण और विलय हो गया। पटेल जी जब दोबारा मुलाकात हुई तो निजाम ने सलाम किया और पटेल ने मुस्कुरा करके सलाम स्वीकार किया और कहा कि लोकतंत्र में आपका स्वागत है। यानी कि अगर हमने विजय भी हासिल की हैदराबाद पे, तो ऐसा नहीं है कि बाद में हैदराबाद के साथ में हम वैसा सलूक करें, कोई दोहरा सलूक करें, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने विलय के लिए, परिस्थितियों के लिए सैन्य कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद तो आप हमारे देश के हैं, यानी हम आपको उतना ही सम्मान देते हैं, उतने ही अधिकार देते हैं और उतने ही कर्तव्य की अपेक्षा भी आपसे करते हैं जितना कि उस स्टेट से हैं जो अपनी मर्जी से विलय हो गया। और हमने सैन्य ताकत से आपको विलय किया, लेकिन फिर भी आप दोनों ही हमारे अंग हैं। तो इस तरह से हैदराबाद की जो समस्या थी वो दूर ही। कश्मीर का क्या मामला था? कश्मीर का मामला बहुत चर्चा में भी रहता है और अभी 370 हटाया गया, उस वजह से भी चर्चा में है। आप इसके मामले को कभी पूरा और डिटेल में एक क्लास में कर लेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह शासक वहाँ पे उस समय जो हैं, राजा हरि सिंह, इनका मूड भी जो है हैदराबाद के निज़ाम की तरह ही था कि हम भी अलग स्टेट बनाएंगे, ना पाकिस्तान से मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ में यथास्थिति वाले पत्र पे इन्होंने हस्ताक्षर किया कि अभी आप रुके रहो, हम बताएंगे। भारत को भी इन्होंने रखा पेंडिंग में।
और ये चाहते थे कि हम एक अपना स्वतंत्र देश बना लें और हम किसी के साथ में नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान के साथ में जब इन्होंने यथास्थिति वाले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को जब इन्होंने कर लिया तो पाकिस्तान की सरकार ने थोड़ा वेट किया। उसके बाद में वो चाहते थे कि राजा हरि सिंह जल्दी से निर्णय कर लें, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुत अच्छी मात्रा में थी। तो वहाँ के शासक ये चाहते थे पाकिस्तान के कि ये एरिया तो हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि जूनागढ़ में आपने देखा कि हिंदू बाहुल्य था तो वो इंडिया में आया। तो वो चाहते थे यहाँ भी जन्म संग्रह हो और यहाँ पर जो है हमें मौका मिले और ये क्षेत्र पाकिस्तान में आना चाहिए। तो राजा हरि सिंह ने उनको भी पेंडिंग में रखा और भारत को भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार चाहती थी कि जल्दी से ये निर्णय हो जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ के जो कबीले थे, कबीलाइयों को उन्होंने भड़काया, अपने भी सैनिक उसमें मिलाए और उन्होंने जो है कबीलाइयों ने हमला कर दिया कश्मीर पर। पाकिस्तान की तरफ से वो घुसे कबीले के जो है, और अकबर खां थे उनके नेतृत्व में, और यहाँ पर जो है तहस नहस करते हुए बढ़ने लगे, जीतते हुए, और आधे कश्मीर तक घुस आए। वो श्रीनगर की सीमाओं तक पहुँच गए आकर के। जब इस तरह की स्थिति राजा हरि सिंह ने देखी कि अब तो ये सब कुछ जीत ही लेंगे और मतलब जो है सारा हमारा राज्य बर्बाद कर देंगे, तो उन्होंने भारत को सूचना भेजी कि अब आप मदद करिए हमारी। तो पटेल, हम कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो थे नहीं, अभी तो हम वहाँ पे सेनाएं भेज सकते थे जहाँ पर हम विलय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम ऐसे नहीं कर सकते, देखिए दांव पेच है। इन्होंने कहा कि हम कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो है नहीं, आप तो अपना अलग रखना चाहते हो, आपने हमसे कोई विलय तो किया नहीं है, तो हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इसका उपाय एक ही है राजा हरि सिंह की, आप जो है भारत के साथ जो है तुरंत विलय पत्र पे हस्ताक्षर करिए, तभी जो है सेनाएं मदद के लिए जा सकती हैं, या फिर आप अपना संभालिए, जैसे कर सकते हैं वैसे करिए आप। अब देखिए वहाँ पे नेहरू जी और गांधी जी नहीं जा सकते थे, नेहरू जी भी वहाँ नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनकी पुश्तैनी समस्याएं थी जिससे राजा हरि सिंह और नेहरू जी में नहीं बनती थी। पटेल जी ने वहाँ पर कहा कि जो है आप ऐसा विलय पत्र पे अगर हस्ताक्षर करते हैं तो फिर बात बन पाएगी। तो राजा हरि सिंह वहाँ के शासक थे। क्या हुआ, इन्होंने पाकिस्तान से इन्होंने किया, पाकिस्तान के साथ इन्होंने स्टैंड स्टिल हस्ताक्षर किया। इन्होंने हस्ताक्षर किया। जब कुछ देरी की इन्होंने, क्योंकि इनको तो अलग बनाना था ना, तो जब इन्होंने देरी की तो पाकिस्तान से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा जल्दी से हम इसको मिला लें। तो यहाँ पे पाकिस्तान के समर्थन से, पाकिस्तान समर्थित कबीलाई हमला, कबीलाई हमला हो गया और ये आधे कश्मीर तक घुस आए। इन्होंने तमाम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आधे क्षेत्र पर कब्जा पाकिस्तान के समर्थित सेना ने कब्जा कर लिया। थे तो कबीलाई भेष में, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हो गया कि वो पाकिस्तानी सेना के ही लोग थे। जब कब्जा हो गया तो हरि सिंह ने आनन फानन में जो है यहाँ बात भेजी और फिर जैसा मैंने बताया कि हस्ताक्षर करिए। तो फिर ये हमला हुआ 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1947 को हमला हुआ और 26 अक्टूबर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए इन्होंने। 1947 राजा हरि सिंह ने, हरि सिंह इन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर भारत के साथ हस्ताक्षर, भारत में विलय किया इन्होंने। और जैसे ही 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए
भारत ने अपनी तुरंत सेनाएं भेज दी। 27 को ये माउंटबेटन ने भी इसको स्वीकृति दे दी। सेनाएं 26 को ही वहाँ पहुँच गई। सेनाएं पहुँची, उनको मार भगाया। सेनाएं भारत की आगे बढ़ने लगी, वो पीछे बढ़ने लगे। धीरे धीरे कब्जा कम होने लगा उनका, भारत बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच जो है यूनाइटेड नेशंस में ये बात पहुंच गई। नेहरू ने वहाँ पर इसको, नेहरू के ही सलाह से पहुंची वो बात, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना गया कि भारत का पक्ष मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर लोग भारत के समर्थन में हैं, जनमत संग्रह में भारत के समर्थन में हैं लोग। लेकिन यूएन ने वहाँ पर जो है एक नीति खेली, क्योंकि यूएन में उस समय यूएसए और ब्रिटेन जैसे देशों का प्रभाव था, और ब्रिटेन तो हमारे पक्ष में था ही नहीं, यूएसए भी उस समय हमारे पक्ष में नहीं था। यूएन ने वहाँ पर जो निर्णय दिया वो एक भारत के पक्ष वाला निर्णय नहीं कहा जाएगा। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान जो कर रहा था वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ लीगल विलय पत्र दस्तखत किया था। तो निर्णय तो ये होना चाहिए था यूएन का कि जो अवैध कब्जा है वो खाली करिए, लेकिन यूएन ने वहाँ पर कहा कि ये एक विवाद का विषय है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित क्षेत्र है। तो ये तो गलत बात हुई ना, विवादित क्षेत्र कहाँ से आ गया? विवादित क्षेत्र तो वो होता है जहाँ पर दो लोगों का दावा हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का कोई दावा बनता ही नहीं था। स्पष्ट तौर से जम्मू कश्मीर पे हमला करके उन्होंने उसी समय कब्जा किया था, और कब्जे गए, ज़बरदस्ती कब्जे वाले क्षेत्र पे आपका दावा नहीं बनता है। दावा तब बन सकता था जब विलय पत्र पे उन्होंने आपके साथ भी दस्तखत किया हो, हमारे साथ भी दस्तखत किया हो, तो चलिए हम दोनों लोग लड़ाई करें कि भाई किसके साथ विलय पत्र किया है आपने। तो चूँकि भारत के साथ लीगल डॉक्यूमेंट था, तो भारत का पक्ष ये था कि विलय पत्र हमारे साथ हस्ताक्षर हुआ है, तो कश्मीर तो हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, और जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो अवैध है। लेकिन यूएन ने वहाँ पर 31 दिसंबर 1948 को, 1 जनवरी 1948 को ये वहाँ पे बात पहुँची, और 31 दिसंबर 1948 में उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस यथा स्थिति को बनाए रखा जाए, सीज फायर कर दिया जाए, यानी जहाँ पे सेनाएं हैं वहीं पे रोक दी जाए, और ये विवाद का क्षेत्र है, इसको बाद में रेफरेंडम किया जाएगा। तो ये हो गया विलय। सेना, भारतीय सेना विलय हो गया, तो यहाँ पे क्या किया, भारतीय सेनाएं गई, भारतीय सेना ने कार्रवाई की, कुछ कब्जा मुक्त कराया, पूरा नहीं हो पाया, कुछ कब्जा मुक्त कराया। इसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 1948 मामला यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में पहुंचा, और 31 दिसंबर 1948 सीज फायर, LOC घोषित, यानी कि वही कहा कि उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दीजिए, तब तक यहीं पे रुकेंगे। और क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह किया जाएगा, जनमत संग्रह होगा। लेकिन जनमत संग्रह तो तब हो सकता है जब पहले पाकिस्तान की सेनाएं वहां से निकलें, खाली करें, तभी तो जनमत संग्रह होगा। तो पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं वहां से नहीं हटाई, वो अपने अड़ियल रवैये पर अडिग रहा, और इस वजह से जो है बाद में वहां पर अभी तक जनमत संग्रह नहीं हो पाया। लेकिन बाद में वहां पे देखिए संविधान सभा बनी, ये जनमत संग्रह होगा। तो इसमें आगे लिखें, लेकिन पाकिस्तान ने सेनाएं नहीं हटाई, पाकिस्तान ने कब्जा नहीं खाली किया, नहीं खाली किया, अतः
रेफरेंडम नहीं हो सका, जनमत संग्रह नहीं हो सका। जब तक सेनाएं लगी रहेंगी तब तक रेफरेंडम कैसे हो सकता है। इसके बाद में क्या हुआ, 1951 में वहाँ पर संविधान सभा बनी। एक वहाँ उभरते हुए नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे, जिनका नाम आप बहुत सुनते होंगे, शेख अब्दुल्ला। वो भी जो है वहाँ पर एक उभरते हुए नेता थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी मैदान में थे, वहाँ के लोकप्रिय नेता बन रहे थे। उनको वहाँ पर जो है एक अस्थायी शासन प्रणाली बनाई गई और उसका प्रधान बनाया गया। यानी इसके बाद में वहाँ पर जो है एक शासन प्रणाली बना दी गई। जब इस तरह से मामला हो गया, शांति हो गई, तब वहाँ पे प्रशासन के लिए एक अस्थायी, जब तक विवाद की स्थिति है तो कहा कि एक अस्थायी शासन प्रणाली वहाँ पर बना दी जाए और उसका प्रधान जो है वो शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे एक जो है लोकल नेता थे, ये लोकप्रिय थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी थी उनकी, उभरते हुए नेता थे, युवा थे। बाद में 1951 में वहाँ पे संविधान सभा बनी, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत में जो है 370 आर्टिकल में रखा गया अस्थायी प्रबंध करके, क्योंकि यहाँ पे ये अस्थायी स्थिति थी अभी पूरी तरीके से, क्योंकि जनमत संग्रह होना था, हो नहीं पाया, तो अभी पूरी तरीके से विलय नहीं माना गया। इसलिए इसको जो है संविधान में जगह दी गई 370 में अस्थायी उपबंध बना करके, जिसको अभी जल्दी ही में हटा दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। उस पर हम कोई अलग से क्लास लेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी यहाँ पे पूरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि इसको रखा गया अस्थायी प्रावधान बना करके 370 के तहत। कुछ इसके विशेष अधिकार बनाए गए, यानी कि अन्य प्रांतों को वो ऐसी चीज़ें नहीं प्राप्त थीं जैसी जम्मू कश्मीर को दी गई, क्योंकि इसका पूर्ण विलय नहीं हो पाया था। तो 1951 में वहाँ पर अलग से संविधान सभा बनी। देखिए, अन्य किसी स्टेट में अलग संविधान नहीं था, जम्मू कश्मीर में बना। और 1952 में वहाँ पर 2 पद बनाए गए, सदरे रियासत, यानी कि इसको आप कह सकते हो राष्ट्रपति पद, और वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री। ये 2 पद बनाए गए वहाँ पर अलग से, अलग संविधान बना, अलग से वहाँ पर ये 2 पद बनाए गए। यानी वहाँ तक 1965 तक वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। फिर बाद में 1965 में दोनों पद समाप्त कर दिए गए, दोनों पद समाप्त। 1965 से ये दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाले पद समाप्त कर दिए गए। जम्मू कश्मीर का मामला अब 370 के तहत पूरी तरीके से सुलझा दिया गया है। इसको हटा करके सब कुछ हटा दिया गया, संविधान भी हटा दिया गया, अलग से जो इसको अधिकार मिले थे सब हट गया। 370 पूरा प्रावधान हटा दिया गया, क्योंकि ये टेम्परेरी था, अस्थायी था। इसको हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। तो ये सब कुछ हट गया है। अब जम्मू कश्मीर अन्य प्रांतों की तरह ही भारत का एक अभिन्न अंग है, उसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे आपका कोई अन्य प्रदेश या अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही जम्मू कश्मीर। और फिर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके जो है एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा है यानी विधानमंडल है और लद्दाख में नहीं है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का ये संक्षिप्त मामला है। बाकी 370 से संबंधित प्रावधान और पूरी कहानी को हम किसी अलग चैप्टर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ आपको जो हमने बताई, प्रिवी पर्स क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। प्रिवी पर्स का मामला इसी देसी रियासतों से संबंधित है, इसीलिए इसको भी यहाँ पर आपको जानना चाहिए। प्रिवी पर्स, जब देसी रियासतों का विलय किया जा रहा था
प्रिवी का मतलब राजसी है और पर्स का मतलब है पॉकेट मनी, पर्स। प्रिवी पर्स का मतलब है कुछ धन से संबंधित बात है, पैसा, पर्स, जेब खर्च। जब देसी रियासतों का विलय किया गया तो बहुत से राजे महाराजे नवाब बहुत आनाकानी करते थे, शरारती बच्चे की तरह। तो उन्होंने कहा कि जो है हमारा वैभव है, हमारा राजपाट है, इतना महल है, इतने नौकर हैं, दास दासियां, सब बहुत कुछ रखते थे ना वो लोग। तो कहा ये सब खर्चा कहाँ से आएगा अगर हम लोकतंत्र में चले जाएंगे इतने लोगों का। तो ऐसा करो हमारा राजपाट ना ख़त्म करो, यानी कुछ शर्तें वो लगाते थे। तो एक उसका हल निकाला गया, उसमें कहा गया कि हम एक प्रिवी पर्स का प्रावधान करेंगे और जो राजे रियासतें हैं, जिसका जितना ओहदा है, जो जितनी बड़ी जितनी शक्तिशाली जैसी है, उसको उसी हिसाब से हम कुछ जेब खर्च देंगे। यानी कि आप विलय कर लो, विलय होने के बाद में आपको एक जेब खर्च दिया जाएगा सालाना, और वो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप राज्य प्रमुख रहेंगे, आपका पद बना रहेगा। आप अपना महल का खर्चा, आपके स्टाफ का खर्चा, सब कुछ हम दे रहे हैं प्रिवी पर्स के रूप में, और वो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा वो कैटेगरी वाइज देखेंगे, कितने तोपों की सलामी, यानी आपका ओहदा कितना है, कितने तोपों की सलामी आपको मिलती है, आपके राज्य की जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इनकम क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। उसी आधार पे आपका एक पर्स डिसाइड करेंगे और उतना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी कि ये पैसा हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप संविधान को मानोगे ना। जैसा हमने बताया ना कि विलय करने से पहले तो कहते थे हमको संचार दे दो, विदेश नीति दे दो और ये सुरक्षा दे दो, बाकी सब तुम संभालो। बाद में कहते थे संविधान भी मानो पूरा, सब कुछ मतलब सब डील कर लेते थे। तो कहते थे संविधान के अंतर्गत आओगे, और संविधान में हम सबके लिए समान कानून की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं मान रहे हैं, और आपको स्पेशल वेतन दिया जाएगा, खर्चा दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये संविधान का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी हम ये आपके जीवन पर्यंत व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी को ये नहीं मिलेगा। तो उसमें भी कुछ लोग भड़क गए कि नहीं नहीं हमारे लड़के बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके अगली पीढ़ी को भी देंगे, लेकिन कम देंगे। यानी कि आपके जीवन पर्यंत जितना हम डिसाइड कर रहे हैं वो मिलेगा, फिर आपकी अगली पीढ़ी को कम मिलेगा, आधा मिलेगा, चौथाई मिलेगा, कुछ भी डिसाइड करेंगे, और फिर अगली पीढ़ी को और कम मिलेगा। इस तरह 2, 3, 4 पीढ़ियों में ये धीरे धीरे प्रिवी पर्स का प्रावधान जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो प्रिवी पर्स क्या था? ये देसी रियासतों के लिए बनाया गया था। देसी रियासतों के नवाबों, राजाओं को विशेषाधिकार देता था। ये विशेषाधिकार, या आप कह सकते हो खर्च, किस लिए दिया जाता था? महल, स्टाफ, राजसी वैभव के लिए। इसमें जो है इसके लिए खर्च दिया जाता था, और पद प्रतिष्ठा दी जाएगी आपको, यानी कि आपके पद की गरिमा बनी रहेगी आपके जीवन काल तक। और अवसर भी मिलेगा, यानी कि आप इलेक्शन लड़िए और बनिए, आकर के प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, जो भी आप बन सकते हो, तो ये सब कुछ मिले जाएगा। तो प्रिवी पर्स का मुख्य मतलब है विशेषाधिकार से, जिसमें खर्चा दिया जाता था। और इसमें एक शर्त रखी गई कि ये पूर्ण और अंतिम है, पूर्ण और अंतिम है। इसका मतलब है कि आपके जीवित रहने तक, आपके जीवित रहने तक, और अगली पीढ़ी को क्रमशः कम मिलेगा। अगली पीढ़ी को क्रमशः, यानी हर बार कम होता चला जाएगा, कम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर एक साल में 50 लाख मिल रहे हैं तो अगली पीढ़ी को हम चाहेंगे 20 लाख देंगे, फिर अगली को 5 लाख, फिर 0 कर देंगे हम। तो इस तरह से ये था प्रिवी पर्स। इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को विशेषाधिकार देना इस तरह से ये जायज़ नहीं था। तो लोगों ने इसका विरोध भी किया, फिर भी ये चीज़ें लागू की गई, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां थी, देश को अखंड बनाना जरूरी था, एकीकरण जरूरी था, और फिर कुछ वर्षों की बात थी,
उतना उनका बनता भी था, क्योंकि उनसे उतना मिल भी तो रहा था, क्षेत्र भी तो मिल रहा था। तो ये किया गया। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, जैसे जैसे लोगों की और जानकारियाँ बढ़ती गईं, तो तमाम लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने इस पे प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया कि लोकतंत्र में ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक दो पीढ़ियाँ तब तक बीत गई थीं। एक तो पीढ़ी निकल ही गई थी, कम से कम 70 तक तो आ ही गए थे, 1970 तक। तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी। 1970 की बात है। 1970 में उन्होंने एक जो है विधेयक लाने की कोशिश की कि प्रिवी पर्स उन्मूलन विधेयक। 1970 में जिस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, उस समय लाया गया प्रिवी पर्स उन्मूलन, कि इसको हटा दो भाई, उन्मूलन विधेयक, कि ये विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा में बढ़िया पारित हो गया, क्योंकि ये संविधान में संशोधन था, संविधान में ही व्यवस्था की गई थी। तो प्रिवी पर्स उन्मूलन विधेयक लाया गया और लोकसभा से ये पारित हो गया, राज्यसभा में अटक गया जाकर के। ये क्या हुआ, ये लोकसभा पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया, नहीं पारित। तो फिर कहा आप कैसे हटेगा, तो अध्यादेश ले आए। तो फिर क्या हुआ, जब ये पारित नहीं हो पाया तो अध्यादेश ला करके, अध्यादेश आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी कराया जा सकता है, अध्यादेश ला करके भी तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो अध्यादेश लाकर स्थगित किया गया, स्थगित किया गया। अब इस अध्यादेश को चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तमाम राज्य नवाब के जो है ये सब फर्क पड़ रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को अवैध घोषित कर दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को अवैध घोषित कर दिया, अध्यादेश को अवैध। अब किसी का हक मारने लोगों की तरफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। संपत्ति का मामला था, अभी तक तो 1970 तक तो कम से कम संपत्ति जो है वो अधिकार के रूप में थी ही। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, बड़े लोगों का मामला था, राजाओं का, नवाबों का, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, अध्यादेश को अवैध घोषित कर दिया, फिर से वही यथास्थिति हो गई। तब जो है श्रीमती इंदिरा गांधी इसको जनता के बीच में ले गई, यानी कि अगले साल आई थिंक 5वें आम चुनाव होने वाले थे 1971 में, और 1971 के चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया, प्रचार किया गया और जनता का काफ़ी सपोर्ट मिला, 350 सीटें मिली और बहुमत में आई सरकार फिर से। और फिर जा कर के उन्होंने अगली बार जब 1971 में जो है इसको 1971 में पुनः पारित करके उन्मूलन कर दिया। यानी कि एक बार तो नहीं हो पाया, दोबारा जब फिर से जो है जीत के आई 1971 में, तब जो है फिर से इसको पारित करके और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से प्रिवी पर्स, आपसे पूछा जा सकता है प्रिवी पर्स क्या था, इसको किसने हटाया, क्या मामला था। तो देसी रियासतों का जो भी कहानी आपने जानी वो एक अखंड भारत बनाने की कहानी थी, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अतुलनीय सहयोग है, और ऐसा अप्रतिम उदाहरण विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हालांकि सरदार पटेल की तुलना जो है जर्मनी के बिस्मार्क से की जाती है। तो आशा है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा यहाँ पर। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।